अस्सलाम वालेकुम। मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर्स, मेरे कलीग्स, मेरे जूनियर्स, मेरे स्टूडेंट्स, काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आप प्लीज़ बिल्कुल भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आज का मेरा टॉपिक जो है वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के ऊपर है, तो प्लीज़ 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 आप जो है इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं स्लाइड्स इसलिए साथ साथ ऐड करता रहता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में, नोट्स बनाने में। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और आगे भी शेयर किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी कहा कीजिए कि वो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी होम्योपैथी कम्युनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो काइंडली प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के हमें एनाटमी जाननी थोड़ी सी ज़रूरी है कि ये चीज़ जो है ये किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, और किडनी का जो है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट वो नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन के जो है वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल आ जाता है। बोमेंस कैप्सूल एनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को, और बोमेंस कैप्सूल फिर जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल की तरफ जाता है। फिर उसके बाद लूप ऑफ फिनले से फिर होता हुआ फिर डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल की तरफ जाता है, और फिर वहाँ से जो है कलेक्टिंग डक्ट्स की तरफ जाते हुए यूरिन फॉर्म होके वो एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है। अब एक डायग्राम मैंने यहाँ पे ऐड की है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक ग्लोमेरुलस की डायग्राम है, जिसके अंदर बोमेंस कैप्सूल ने जो है ग्लोमेरुलस को एनक्लोज किया हुआ है। और बोमेंस जो कैप्सूल होता है उसके अंदर पोडोसाइट सेल्स होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो वास एफरेंट होते हैं वो जो वेसल है वो ब्लड को लेकर आ रही होती है ग्लोमेरुलस की तरफ, और वास इफरेंट जो है वो वापस लेके जा रही होती है फिल्टर्ड ब्लड। एफरेंट यानी आ रही होती है, इफरेंट यानी वो एग्जिट हो रही होती है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एफरेंट से का मतलब जो ब्लड लेके आ रही है, और इफरेंट जो ब्लड लेके वापस जा रही है। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ टाइनी फिल्टर्स इन किडनी, जिनको ग्लोमेरुलाई कहते हैं। द एक्सेस फ्लूइड एंड वेस्ट दैट ग्लोमेरुलाई रिमूव फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम एग्जिट्स द बॉडी एज यूरिन। जैसे मैंने बताया कि जो है ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस के अंदर आता है, वहाँ से पोडोसाइट से जो है वो बोमेंस कैप्सूल के अंदर फिल्टर होते हुए जो है वो फिर सारी जो ट्यूब्स होती हैं उनके थ्रू कलेक्टिंग डक्ट्स की थ्रू जो है यूरिन की फॉर्म में वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कैन कम ऑन एक्यूट, यानी अचानक भी हो सकता है या क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट क्रॉनिक दोनों इसकी टाइप्स होती हैं। फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अकर्स ऑन इट्स ओन और एज अ पार्ट ऑफ एन अदर डिजीज सच एज लूपस और डायबिटीज़, यानी खुद भी हो सकता है, इंसान को खुद भी हो सकता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे लूपस हो गया, या डायबिटीज़ की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, सीवियर और प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कैन डैमेज द किडनीज, यानी जो है अगर ज़्यादा देर तक इन्फ्लेमेशन रहेगी तो वो किडनीज को डैमेज करना शुरू कर देगी। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यू हैव। अगर एक्यूट है तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, अगर क्रॉनिक है तो उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? ठीक है, अब नॉर्मली क्रॉनिक जो है, क्रॉनिक तो अपने सिम्टम्स शो करता नहीं है। बहुत जो है रेयरली अगर किसी डॉक्टर ने कह दिया जी आप यूरिन एनालिसिस करवा के आएँ, तो अगर उसके अंदर ब्लड और प्रोटीन्स आ रही हैं तब कहीं जाके वो डायग्नोस होता है जी इनको क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ठीक है, जबकि एक्यूट के जो हैं उसमें फिर क्या होता है, पिंक और कोला कलर्ड यूरिन फ्रॉम आरबीसीज इन योर यूरिन, यानी हिमाचूरिया, यानी अगर यूरिन के अंदर खून आ रहा है तो जो है आपका यूरिन का कलर जो है वो डिफरेंट होगा, रेडिश होगा, कोला कलर का होगा। ठीक है, फोमी या बबली यूरिन ड्यू टू एक्सेस प्रोटीन्स, यानी जब आप यूरिन पास करोगे वहाँ पे तो उसमें जो है बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, फोम बनना शुरू हो जाएगा, जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपके यूरिन के अंदर जो है वो प्रोटीन्स आ रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, फिर एडिमा विद स्वेलिंग एविडेंट इन योर फेस, हैंड्स, फीट एंड एब्डोमेन। ठीक है, यानी फेस के ऊपर भी जो है स्वेलिंग होगी, आपके हैंड्स पे भी स्वेलिंग होगी, आपके फीट पे भी स्वेलिंग होगी, और आपके एब्डोमेन पे भी स्वेलिंग होगी।
ठीक है। उसके बाद इनको यूरिन कम आता है नॉर्मली, ठीक है, यूरिनेटिंग लेस देन यूजुअल, नोजिया और वॉमिटिंग भी सिम्टम्स हो सकते हैं इसके, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं और फटीग हो सकती है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स में आ जाता है। अब हम आ जाते हैं कॉजेज़ के ऊपर। कॉजेज़ के बहुत सारे हैं, ठीक है। मैनी कंडीशंस कैन कॉज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, समटाइम्स द डिजीज़ रन्स इन द फैमिलीज़, कभी कभी ये जेनेटिक भी होती है, फैमिली के अंदर भी रन कर रही होती है। एंड समटाइम्स द कॉज इज़ अननोन, कि इसका कॉज कभी कभी पता भी नहीं चलता। फैक्टर्स दैट कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई इंक्लूड द फॉलोइंग कंडीशन, यानी जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उसकी जो कंडीशंस जो हैं उसकी इन्फ्लेमेशन की, वो क्या क्या हो सकती हैं। उसमें सबसे पहले इन्फेक्शन आ जाता है। इन्फेक्शन आपको आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि वो कहाँ का इन्फेक्शन कहाँ पर जाके आपको इफेक्ट कर रहा होता है। जैसे इसमें एग्जांपल है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, ठीक है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में डेवलप आफ्टर अ वीक और 2 आफ्टर रिकवरी फ्रॉम स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन। ये थ्रोट इन्फेक्शन आपको हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस का, और वो जो है उसके बाद 2 से 3 हफ्ते के बाद या 1 से 2 हफ्ते के बाद जो है आपको पता चलता है, और जो है कि आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया है। और लेयरली अ स्किन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जिसको इम्पेटिको कहते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद इन्फ्लेमेशन अकर व्हेन एंटीबॉडीज़ टू द बैक्टीरिया बिल्ड अप इन द ग्लोमेरुलाई, यानी जब ये बैक्टीरिया ग्लोमेरुलाई के अंदर पहुंच जाता है, वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो जो है उस वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करना शुरू कर देती हैं। बच्चों के अंदर ये कॉज जो है ज़्यादा कॉमन है बड़ों से, ठीक है, लेकिन ये कि अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो इसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। फिर बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, पहला देखो थ्रोट से आ रहा था, थ्रोट से कहाँ पहुँचा, किडनीज़ में। दूसरा है एंडोकार्डाइटिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट चेम्बर्स एंड वॉल्व्स, ठीक है। इट इज़ंट क्लियर वेदर द इन्फ्लेमेशन इन द किडनीज इज़ द रिजल्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एक्टिविटी अलोन और अदर फैक्टर्स, यानी ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ आज तक कि ये इम्यून सिस्टम की वजह से ऐसा हो रहा है, ये किस वजह से ऐसा होता है कि बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस की वजह से जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं वायरल इन्फेक्शन, HIV, ठीक है। HIV इन्फेक्शन जो है कैन लीड टू ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड प्रोग्रेसिव किडनी डैमेज इवन बिफोर द ऑनसेट ऑफ एड्स, ठीक है। आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपका CD4 काउंट 200 से ऊपर है तो आप HIV पॉजिटिव हो, और अगर आपका CD4 काउंट 200 से नीचे चला जाता है दैट मीन्स यू आर प्रोनाउंस्ड एज एन एड्स पेशेंट, ठीक है। तो ये जो है आप एड्स के पेशेंट ना भी हों तब भी ये किडनी डैमेज करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद वायरल किडनी इन्फेक्शन, जिसमें हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C आ जाते हैं, ठीक है, जो ग्लोमेरुलाई को डैमेज करते हैं। फिर आ जाती हैं कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ में जैसे सबसे पहले एक ल्यूपस मैंने कहा था, ठीक है। ल्यूपस क्या होता है, अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस कैन अफेक्ट मैनी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी इंक्लूडिंग योर स्किन, जॉइंट्स, किडनीज, ब्लड सेल्स, हार्ट एंड लंग्स, यानी ये एक समझ लें एक तरह से सिंड्रोम ही होता है ल्यूपस, ये बहुत सारी जगहों पे इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। फिर सेकंड आ जाता है गुड पॉस्चर सिंड्रोम, थोड़ा सा रेयर है ये डिसऑर्डर, ठीक है। इन दिस रेयर डिसऑर्डर ऑल्सो नोन एज anti-GBM डिजीज़, द इम्यून सिस्टम क्रिएट्स एंटीबॉडीज़ टू टिश्यूज़ इन द लंग्स एंड किडनीज़, यानी लंग्स और किडनीज़ के अंदर जो है एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, और फिर जो है इट कैन कॉज प्रोग्रेसिव एंड परमानेंट डैमेज टू द किडनी, यानी ये फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करना शुरू कर देता है और लंग्स और किडनीज़ को डैमेज करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद आ जाती है IgA नेफ्रोपैथी। IgA आपको पता है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी जो है वो IgA है, ठीक है। IgA इज़ एन एंटीबॉडी दैट्स अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कोई भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होता है तो उसमें IgA एंटीबॉडी जो होती है वो सबसे पहले एक्टिव होती है,
ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स। आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर क्या होता है, अकर्स व्हेन डिपॉजिट्स ऑफ एंटीबॉडी एक्यूमुलेट इन द ग्लोमेरुलाई, यानी ग्लोमेरुलाई के अंदर जब एंटीबॉडीज जमा होना शुरू हो जाती हैं, द इन्फ्लेमेशन एंड सब्सिक्वेंट डैमेज में गो अनडिटेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी देर तक तो पता ही नहीं चलता इस चीज़ का, ठीक है। और फिर उसमें क्या होता है, द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज़ ब्लड इन यूरिन, यानी हेमाचूरिया, यानी यूरिन के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद एक कंडीशन आ जाती है वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस क्या होता है, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेस्कुलाइटिस दैट कैन कॉज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इंक्लूड polyarthritis. This form of vasculitis affects medium and small blood vessels, यानी मीडियम और स्मॉल ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द किडनी, स्किन, मसल्स, जॉइंट्स एंड जीआईटी, यानी आपकी किडनी, स्किन, मसल, जॉइंट्स और जीआईटी के अंदर ये जो मीडियम टू स्मॉल जो वेसल्स होती हैं उनको ये इफेक्ट करता है जाके, पॉलीआर्थराइटिस। सेकेंड वेस्कुलाइटिस के अंदर जो कंडीशन आ जाती है वो आ जाती है ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ वेस्कुलाइटिस फॉर्मरली नोन एज वेगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस, ठीक है, affects small and medium blood vessels in lungs, upper airways and kidneys, यानी जो ऊपर वाला था पॉलीआर्थराइटिस जो था वो अफेक्ट कर रहा था कहाँ पे, आपके किडनीज पे, स्किन पे, मसल्स पे, जॉइंट्स पे और जीआईटी पे, जबकि ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस जो है वो आपके लंग्स, अपर एयरवेज और किडनीज के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। फिर आ जाती हैं स्क्लेरोटिक कंडीशंस। स्क्लेरोटिक कंडीशंस के अंदर स्कारिंग होना शुरू हो जाती है। स्कारिंग समझ लें जैसे वो सेल्स एक तरह से डेड हो जाते हैं, उनका फंक्शन लेस हो जाते हैं बिल्कुल। सम डिजीजेस और कंडीशन कॉज स्कारिंग ऑफ द ग्लोमेरुलाई दैट रिजल्ट इन पुअर एंड डिक्लाइनिंग किडनी फंक्शन। दीज इंक्लूड हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जो बहुत कॉमन है यहाँ पर, जिसको हम मैनेज नहीं करते, तो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो आपके जो है स्क्लेरोटिक कंडीशन की तरफ आपको लेके जा रहा होता है। लॉन्ग टर्म पुअर मैनेज हाई ब्लड प्रेशर कैन कॉज स्कॉरिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई, यानी जो ग्लोमेरुलाई होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन करवाना शुरू कर देता है। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इनहिबिट्स द किडनीज रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। और फिर जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो हो जाता है वो फिर आपके किडनी का जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का फंक्शन होता है उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। फिर आ जाती है डायबिटिक न्यूरोपैथी। हाई ब्लड प्रेशर जो है एक आपका एक फैक्टर हो गया जो बहुत कॉमन है। दूसरा कॉमन फैक्टर हो गया डायबिटीज़। डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है, हाई ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रीब्यूट टू स्कारिंग ऑफ द ग्लोमेरुलाई एंड इंक्रीज द रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी जो है ग्लोमेरुलाई का जो है वो स्कारिंग होना शुरू हो जाती है और नेफ्रॉन्स के थ्रू जो है ब्लड फ्लो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, यानी आपकी यूरिन के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ठीक है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। इन दिस कंडीशन स्कारिंग इज स्कैटर्ड among some of the glomeruli, ठीक है। दिस में बी रिजल्ट ऑफ अनदर डिजीज और इट में अकर फॉर नो नोन रीज़न, यानी ये कंडीशन जो है ये किसी और बीमारी की वजह से भी हो सकती है या इसका कोई अपना कोई रीज़न होता नहीं है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स अब क्या हो सकते हैं, सम ऑटो इम्यून डिजीजेस आर लिंक्ड विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जैसे भी हमने कॉजेज़ के अंदर देखा तो उसमें आपने देखा कितनी सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस जो हैं वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ लेके जा रही हैं पेशेंट को। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ नेफ्रॉन्स टू फिल्टर द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। अब आप खुद कॉमन सेंस की बात है कि जब बॉडी के अंदर से वेस्ट जो है वो बाहर नहीं जा रही, ठीक है, और आपके ग्लोमेरुलाई डैमेज हुए में है, ब्लड जो है वो आपका जो है वो ज़ाया हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो है प्रोटीन ज़ाया हो रही हैं, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर्ली फ़िल्टर नहीं हो पा रहा, तो वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर सर्कुलेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो पहला जो है एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट और टॉक्सिन्स इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी जैसे मैंने भाई बताया कि आपकी जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर वेस्ट जो है वो सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। पुअर रेगुलेशन ऑफ एसेंशियल मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो
ज़रूरी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो पोरली रेगुलेट होंगे, और फिर लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स। जैसे मैंने बताया कि जब ग्लोमेरुलाई डैमेज हो जाएंगे तो आपका ब्लड और प्रोटीन्स जो हैं वो ज़ाया होना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इंक्लूड एक्यूट किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर के अंदर अब ये होता है कि अगर किसी को पता चल गया है कि भाई हाँ भाई वो एक्यूट किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है, और अगर हम उसको डायलिसिस पे फ़ौरन डाल दें तो उससे उसकी रिकवरी हो सकती है और उसके बाद वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। ठीक है, इट इज़ इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ सडन रैपिड डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन ऑफन एसोसिएटेड विद एन इन्फेक्शियस कॉज ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। The accumulation of waste and fluid is life threatening if not treated promptly with dialysis। ठीक है, अगर हम डायलिसिस के थ्रू वो वेस्ट बाहर नहीं निकालेंगे तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है कंडीशन। लेकिन अगर हम डायलिसिस कर लेते हैं टाइम पे तो द किडनीज ऑफन रिज्यूम टिपिकल फंक्शन आफ्टर रिकवरी। तो रिकवरी के बाद जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। फिर आ जाता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। अब क्रॉनिक जो है, क्रॉनिक थोड़ा सा ख़तरनाक है, जैसे ये अपने सिम्टम्स शुरू में शो नहीं करती। ठीक है, परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म डैमेज एंड डिक्लाइनिंग फंक्शन ऑफ द किडनीज। यानी लॉन्ग टर्म आहिस्ता आहिस्ता किडनीज डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कहते हैं, सूजन बढ़ना शुरू हो जाती है ग्लोमेरुला के अंदर। ठीक है, फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ इज़ जनरली डिफाइंड एज किडनी डैमेज और डिक्रीज फंक्शन फॉर 3 और 4 मंथ्स। यानी ये 3 से 4 मंथ तक अगर ये कंडीशन चलती रहे विदाउट शोइंग एनी सिम्टम्स तो वो क्रॉनिक कंडीशन के अंदर आ जाती है। ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कैन एडवांस टू एंड स्टेज किडनी डिजीज़, यानी एंड स्टेज किडनी डिजीज़ की तरफ लेके पहुंच जाती है। और इसमें या तो हम पेशेंट को फिर हमें डायलिसिस करना पड़ता है या फिर इस पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसमें डायलिसिस जो है वो तो एक आप समझ लो कि सपोर्टिव वो होता है। जैसे एक्यूट के अंदर जो है उसके बाद नॉर्मल फंक्शन वो कर सकता है, लेकिन क्रॉनिक के बाद जो है वो एक सपोर्टिव मेजर होता है सिर्फ, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट उसके अंदर बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर आ जाता है जो कॉम्प्लिकेशन है हाई ब्लड प्रेशर, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डैमेज टू द ग्लोमेरुलाई फ्रॉम इन्फ्लेमेशन और स्कारिंग कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी किडनीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। क्योंकि एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहा जाता है जी, खून गाढ़ा हो गया है। खून गाढ़ा हो गया तो खून गाढ़ा हो गया तो उसके अंदर से जो एक्सेस पानी है वो कहाँ से निकलेगा, वो किडनीज़ के थ्रू निकलेगा। लेकिन जब किडनीज़ ही डैमेज होना शुरू हो गई हैं और वो पानी नहीं निकल रहा तो हाई ब्लड प्रेशर रहना शुरू हो जाएगा। फिर आ जाती है कंडीशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज़ टू मच ब्लड प्रोटीन इन यूरिन, यानी यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड और प्रोटीन आ रही होती हैं, एंड टू लिटिल इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड स्ट्रीम के अंदर बहुत कम होती हैं और यूरिन के अंदर ज़्यादा आ रही होती हैं। ठीक है, दीज प्रोटीन्स प्ले अ रोल इन रेगुलेटिंग फ्लूइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, अब इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है कि ये जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है वो रेगुलेट कर रही होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अ ड्रॉप इन ब्लड प्रोटीन रिजल्ट इन हाई कोलेस्ट्रॉल। जब प्रोटीन्स जो हैं ज़ाया हो रही होती हैं और बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रोटीन्स कम होना शुरू हो जाती हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है और फिर कंडीशन चली जाती है एडिमा की तरफ। एडिमा यानी पूरे जिस्म के ऊपर सूजन आना शुरू हो जाती है। और उसके अंदर मेनली सूजन कहाँ पर होती है, फेस पे, हैंड्स पे, फीट पे एंड एब्डोमेन पे। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फेस, हैंड्स, फीट, एब्डोमेन पे जो है स्वेलिंग या एडिमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इन रेयर इंस्टांसेस नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कॉज अ क्लॉट इन किडनी ब्लड वेसल, यानी बहुत रेयर चांसेस ऐसा होता है कि किडनी की ब्लड वेसल्स के अंदर ये क्लॉट जो है फॉर्म करे। अब प्रिवेंशन क्या आ जाती है इसकी। ठीक है, प्रिवेंशन में सबसे पहले देयर में बी नो वे टू प्रिवेंट सम फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी क्योंकि हमें कभी कभी तो क्रॉनिक में तो पता ही नहीं चलता तो हम उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। फैमिली हिस्ट्री के अंदर है अगर ये चीज़ और हमें नहीं पता चला तो हम उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, हाउ एवर हेयर आर सम स्टेप्स दैट माइट बी बेनिफिशियल, यानी कुछ स्टेप्स हैं जो फ़ायदेमंद हो सकते हैं। जैसे सीक प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट,
ऑफ अ स्ट्रेप इन्फेक्शन विद अ सोर थ्रोट और इम्पेटिगो। अगर आपको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन चाहे थ्रोट का हुआ है चाहे स्किन का हुआ है, तो आप सबसे पहले जाके जो है फ़ौरन जो है अपने किडनीज़ का टेस्ट ज़रूर करवाइए, ठीक है, टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस दैट कैन लीड टू सम फॉर्म्स ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सच एज HIV एंड हेपेटाइटिस। Follow safe sex guidelines. I'm again repeating this thing. Follow safe sex guidelines and avoid intravenous drug use. ठीक है, IV ड्रग यूज़ जो हैं वो भी अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि HIV और हेपेटाइटिस जो हैं ये भी जो है आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ लेके जा सकते हैं। कंट्रोल ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें, कंट्रोल रखें, ठीक है, विच लेसन्स द लाइक्लीहुड ऑफ डैमेज टू योर किडनी फ्रॉम हाइपरटेंशन, जिससे कि बहुत कम चांसेस हो जाएंगे कि आपकी किडनी के अंदर डैमेज होने के, कि आप ग्लोमेरुलाई के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो जो है आपके किडनी डैमेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। कंट्रोल योर ब्लड शुगर टू हेल्प प्रिवेंट डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हम ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगे ताकि हम डायबिटिक न्यूरोपैथी से बच सकें। डायग्नोसिस इसमें क्या होता है? यूरिन टेस्ट के अंदर अगर RBCs और प्रोटीन्स आ रही हैं तो दैट्स क्लियर इंडिकेशन दैट हमारी किडनीज जो हैं वो सही से फंक्शन नहीं कर रही, ठीक है। और अगर उसके अंदर WBCs भी आना शुरू हो जाएँ, यानी वाइट ब्लड सेल्स भी आना शुरू हो जाएँ, तो वो इन्फ्लेमेशन को भी शो करेंगी, यानी कि इन्फ्लेमेशन भी हो रही है साथ साथ। A blood test analysis of blood samples can reveal higher than expected level of waste products, ठीक है। अब ब्लड सैंपल्स अगर हम लेंगे तो उसमें ये होता है एक नॉर्मल जिसको कहते हैं कि ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो अगर नॉर्मल से ज़्यादा है, दैट मीन्स किडनीज फिल्टर नहीं कर रही प्रॉपरली ब्लड, ठीक है, और जो है ये कंडीशन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकती है, ठीक है। And presence of antibodies that may indicate an autoimmune disorder, bacterial or viral infection और blood sugar levels indicating diabetes, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट के अंदर अगर ब्लड स्ट्रीम के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा है तो वो आप जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ को भी इंडिकेट कर सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट कर सकता है, वायरल इन्फेक्शन को इंडिकेट कर सकता है, और ब्लड शुगर लेवल को भी इंडिकेट कर सकता है, यानी डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल में नहीं है। फिर इमेजिंग टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। इफ़ यू डॉक्टर डिटेक्ट एविडेंस ऑफ किडनी डिजीज़, ठीक है, तो उसमें फिर वो आपको जो है एक्सरे का कहेगा या अल्ट्रासाउंड का कहेगा या CT स्कैन का कहेगा, और आजकल एक और जो है CT स्कैन चल रहा है वो है विद कंट्रास्ट, तो उसमें जो है और ज़्यादा क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाती है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है किडनी बायोप्सी। किडनी बायोप्सी के अंदर ये होता है एक नीडल पास की जाती है आपकी किडनी के अंदर, और किडनी का एक सेक्शन निकाला जाता है, और उस सेक्शन को फिर माइक्रोस्कोप के नीचे जो है स्टडी किया जाता है कि जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये इन्फ्लेमेशन है, वो किस लिमिट तक पहुंच चुकी है या किस हद तक पहुंच चुकी है, ठीक है। तो किडनी बायोप्सी से हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपका जो इन्फेक्शन है या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाली कंडीशन जो है वो किस हद तक पहुंच चुकी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ के ऊपर, क्योंकि बेसिकली मेरे लेक्चर्स होम्योपैथिक के ऊपर होते हैं, तो होम्योपैथिक रेमेडीज़ के ऊपर आ जाते हैं जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। सबसे पहले तो हमने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को जब डिस्कस किया तो इसके अंदर एडिमा बहुत ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। तो एडिमा जहाँ पर भी होता है तो सबसे पहली रेमेडी हमारी माइंड में आती है एपिस, ठीक है, एपिस मेलिफिका, ठीक है। एपिस मेलिफिका इज कॉमनली इंडिकेटेड होम्योपैथिक रेमेडी फॉर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विच इज़ सूटेड फॉर पेशेंट्स विद सफिशिएंट फेशियल एडिमा एंड डिफ़िकल्टी यूरिनिटी, यानी उनकी बॉडी के अंदर जो है वो क्या कहते हैं फ्लूइड बिल्डअप हो रहा होता है और वो यूरिन पास नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। तो उसमें एपिस मेलिफिका आपकी सबसे पहले आ जाती है। सेकेंड रेमेडी आपकी आ जाती है आर्सेनिकम एल्बम, ठीक है। आर्सेनिकम एल्बम इज़ ऑफन यूज फॉर पेशेंट एक्सपीरियंसिंग रेस्टलेसनेस, एंजाइटी एंड प्रोटीन यूरिया, यानी यूरिन के अंदर अगर प्रोटीन्स आ रहे हैं तो तब भी आर्सेनिकम एल्बम जो है वो बहुत अच्छा काम करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद टेरेबिथाइन इज़ रिकमेंडेड फॉर डिसयूरिया। डिसयूरिया कहते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा कि कहीं पर भी डिस लग जाए दैट मीन्स डिफ़िकल्टी, जो डिसयूरिया मीन्स डिफ़िकल्टी इन यूरिनेटिंग, यानी उसको यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। विद बर्निंग पेन एंड डार्क
स्मोकी कलर्ड यूरिन इंडिकेटिंग ब्लड, यानी उसका जो है यूरिन जो है वो डार्क आ रहा है, जिससे पता चल रहा है कि उसके ब्लड में उसके यूरिन में ब्लड आ रहा है, सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है कैंथेरिस। कैंथेरिस कैन बी गिवन फॉर सीवियर पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन ड्यू टू यूरिनरी ट्रैक इरिटेशन, ठीक है। अगर यूरिनरी ट्रैक इरिटेशन की वजह से जो है पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तब हम कैंथेरिस भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है मर्क्यूरियस क्लोसिस मर्कोर, ठीक है। मर्कोर कैन बी गिवन फॉर एक्सट्रीम किडनी इन्फ्लेमेशन विद ब्लड इन यूरिन एंड सेंसिटिविटी, ठीक है। एक्सट्रीम किडनी इन्फ्लेमेशन, अगर किडनी इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है विद ब्लड भी आ रहा है, ठीक है, और सेंसिटिविटी भी है, तो हम मर्कोर जो है वो रेमेडी अपने माइंड में रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो फाइनल रेमेडी आ जाती है वो आ जाती है फॉस्फोरस विच कैन बी यूज फॉर किडनी डैमेज विद हीमाचूरिया एंड प्रोफाउंड फैटीग, यानी हीमाचूरिया यानी यूरिन के अंदर ब्लड भी आ रहा है और उसके साथ साथ थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम फॉस्फोरस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट पे एक जिसको मैं एक अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की एक नोट जो है ऐड करना शुरू कर दिया है मैंने, कि काइंडली विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर हेल्थ प्रैक्टिशनर आप कोई भी रेमेडी यूज़ ना करें, क्योंकि हर रेमेडी की पोटेंसी डिफरेंट होती है, हर कंडीशन के लिए डिफरेंट पोटेंसी यूज़ की जाती है। कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी पोटेंसी यूज़ कर देता है, वो अपना केस ख़राब कर देता है, ठीक है। होपफुली लेक्चर इन्फॉर्मेटिव होगा और जो है अपने इस लेक्चर को अभी पे ख़त्म करते हैं। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखिएगा और प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोलीग्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे स्टूडेंट्स काइंडली प्लीज़ आप लोग तो शेयर कीजिए, आप लोगों की तरफ से मुझे कोई रिस्पांस मिल नहीं रहा, ठीक है। तो मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत में स्टूडेंट्स से है कि वो वैसे तो बहुत कहते हैं कि सर कोई लेक्चर, सर प्लीज़ लेक्चर, पर जब मैं लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ तो उनकी तरफ से मुझे कोई रिस्पांस मिलता नहीं है कि वो आगे जो है उसको फॉरवर्ड नहीं करते। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फेसबुक का लिंक जो है वो यूट्यूब के नीचे ही होगा, उसको क्लिक करके उसको फॉलो कीजिए और मेरे लेक्चर वहाँ पर भी आपको मिलेगा, मेरे लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा। तो काइंडली अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।